नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज न्यूज रूम में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो राजनीति की कमबैक क्वीन भी हैं। 90 के दशक में राजनीतिक सफर की शुरुआत करती हैं। एक होम मेकर जिनके पति राष्ट्रीय बैंक में एक बड़े अधिकारी के पद पर हैं, वो एक दिन फैसला लेती है कि वो राजनीति में शामिल होंगी। लक्ष्य था महिलाओं के लिए कुछ कर गुजरने का और उन्होंने कह सकते हैं कि राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी, क्योंकि एक अच्छे परिवार से थी, पति एक बड़े अधिकारी भी थे। तो लोगों को लगा कि महज शौकिया तौर पर राजनीति में आई हैं। लेकिन समय बदलता रहा और साल आया 1995, आगरा के मेयर का चुनाव। उस समय बीजेपी ने इनको अपना टिकट दिया और वहां से आगरा के मेयर पद पर इनको जीत हासिल हुई। जब नतीजे आए तो विरोधी जो थे वो भी चौंक पड़े, क्योंकि भारी मतों से इनको वहां पर जीत मिली थी। यानी कि लोगों के उस मिथक को एक बार इन्होंने वहां पर तोड़ा और फिर सियासी सफर की जो शुरुआत है वो हुई। एक बार फिर से वहां पर भी एक बड़े मिथक को तोड़ा जब इन्हें उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया। कहा जाता है कि जब किसी को गवर्नर, किसी नेता को बना दिया जाता है तो राजनीतिक सफर जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट फिर से आया जब 2022 में बीजेपी ने इनको आगरा की ग्रामीण सीट से टिकट दिया और वहां से भी भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की। यानी फिर से इस मिथक को तोड़ा कि गवर्नर बनने के बाद से जो राजनीतिक सफर है वो खत्म हो जाता है। जीत मिली तो योगी कैबिनेट में एक अहम कैबिनेट भी इनको दिया गया। हमारे साथ आज यूपी सरकार में महिला और बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहला सवाल, बेबी और रानी दोनों नाम, इसके पीछे की क्या कहानी है? नहीं, इसके पीछे की कोई कहानी नहीं है। बचपन में पढ़ते थे और बेटियां तो पिता की वैसे ही लाडली होती हैं। पिता बेबी कहते थे और बेबी कहते कहते वो बेबी रानी जब स्कूल गए तो बेबी रानी बन गया नाम। और फिर उन्होंने इसको बदलने नहीं दिया। हाई स्कूल में हमने बदलने की कोशिश की जी, तो उन्होंने कहा ये नाम बहुत अच्छा है, इसे मत बदलो, तो इसलिए फिर बेबी रानी हो गए हम। अच्छा मैम, अगर देखा जाए महिलाओं की खासतौर से बात की जाए तो कहते हैं कि शादी होने के बाद करियर बनाना बड़ा मुश्किल होता है और आपने राजनीति को चुना। ऐसे में जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे राजनीति में जाना है, तो कौन सी वो प्रॉब्लम्स थी जो सबसे पहले आपके सामने आई? ससुराल वालों का क्या रिएक्शन था, पति का क्या रिएक्शन था? नहीं, राजनीति तो जैसे हमारे खून में थी जी। मेरे पिता ने भी 2 बार चुनाव लड़ा था, मेरे भाई ने भी लड़ा था और बचपन से हम वो सारी चीज़ें देखते चले आ रहे थे। हम एक मोहल्ले में रहते थे। मेरे पिता जूते के व्यवसायी थे, ज़्यादातर लोग वहाँ पर गरीबी थे जी। तो लगता था इनकी गरीबी कैसे दूर की जाए, इन महिलाओं को क्या कुछ काम मिले जिससे आर्थिक रूप से सशक्त हों, क्योंकि हम लगातार उनकी मदद करते रहते थे। तो बस ऐसे ही फिर मन में आया कि राजनीति में जाना चाहिए और जो गरीब महिलाएं, जो दलित महिलाएं, जिनका कोई सहारा नहीं बनता, उनकी मदद करनी चाहिए और ये सोचकर ही मैं राजनीति में आई। बिल्कुल मैम, देखिए दलित की आपने बात की, क्योंकि आप खुद एक दलित समाज से आती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दलितों की अगर बात की जाए तो आज भी उन्हें वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है? क्या आपको नहीं लगता इससे अलग हटकर, बाहर निकलकर भी इस बारे में सोचना चाहिए? नहीं, अब तो खैर जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ, लगभग 30-35 वर्ष हो गए, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से वो लगातार दलित महिलाओं के लिए, वंचित महिलाओं के लिए, पिछड़ी महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं, चाहे उनके लिए शौचालय बनाए हों, चाहे उन्हें आवास दिए हों, चाहे जन योजना लागू की हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू किया हो, तो ये सब उन गरीबों के लिए, दलित और वंचितों के लिए ही उन्होंने बनाई, जिसकी वो हकदार थी, जिनके लिए कभी कोई सोचता नहीं था। और उसी काम को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आज मैं कैबिनेट में मंत्री हूँ, तो वो भी महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार मंत्री हूँ। तो ज़्यादातर हमारी आंगनबाड़ी गांव में है, उन मोहल्लों में है जहाँ गरीबों की हमें चिंता करनी है, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी हम महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बना रहे हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि अब दलित महिलाएं केवल वोट बैंक नहीं है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैम, जैसे हमने बात की कि बार बार आपने कम बैक किया,
क्योंकि महिला थी, शादीशुदा थी, एक साधारण होम मेकर थी, लोगों के मन में बहुत से डाउट्स भी थे। तो क्या वो उस दौर में आपके मन में किस तरह के ख्याल आते थे कि क्योंकि लोग डाउटफुल थे और आपको आगे बढ़ना था, काम करना था, उस समय क्या मेंटल जो स्टेटस था वो था? देखिए, महिलाओं को आगे राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो जी, थोड़ी परेशानी तो आती है, चैलेंज होता है उसके लिए। लेकिन मैंने चैलेंज इसलिए ज़्यादा फेस नहीं किया क्योंकि मेरे पिता राजनीति में थे जी। उनकी अपनी एक पहचान थी, और जब लोगों को लगा कि उनकी बेटी आ रही है राजनीति में तो मुझे सपोर्ट बहुत मिला, पार्टी का भी मिला, परिवार का भी मिला, और जितने भी हमारे मित्रगण थे उनका भी मिला। तो इसलिए मैं एक अच्छी राजनीति कर पाई। आगरा की जब मैं महापौर बनी जी, तो सभी के सपोर्ट से आगरा के विकास के लिए कार्य किया, आगरा के लोगों के लिए काम किया, आगरा की महिलाओं के लिए काम किया। तो ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं आई। जी। मैम, महिला कल्याण मंत्री भी हैं आप, क्या लगता है आपको एक महिला होने के नाते अभी भी महिलाओं की कौन सी वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर काम किया जाना अभी भी बेहद ज़रूरी है? देखिए, मैं अब तो एकदम महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ, और मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की भी सदस्य रही हूँ। अटल जी प्रधानमंत्री थे उनके समय 2002 से 2005 तक। तब भी मेरे पास पूरे भारतवर्ष की दलित महिलाओं का, उनको आर्थिक रूप से कैसे सशक्त किया जाए, उन्हें सामाजिक स्तर पर कैसे बराबर लाया जाए। कहीं कहीं दक्षिण में तो उन्हें मंदिर तक में नहीं जाने दिया जाता था, तो उन्हें मंदिर में जाने तक के लिए हमने आह्वान किया और वो गई भी। तो इस तरह मैं कह सकती हूँ कि आज जो चैलेंज है महिला के लिए वो है कि वो आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो, उसकी आमदनी घर की कैसे बढ़े, जिससे वो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा सके, अपने घर को और अच्छे चला सके। आज ये चैलेंज है, लेकिन हम स्वयं सहायता समूह बना के, हमारा ग्राम विकास विभाग है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है। आज लगभग 2 लाख स्वयं सहायता समूह है, हर गांव में स्वयं सहायता समूह है, जिनके माध्यम से महिलाएं काम कर रही हैं। और मेरे विभाग से भी वो हमारे लिए खाना तैयार करती हैं बच्चों के लिए, और आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं वो उनको तक पहुंचाती हैं उस भोजन को। तो इस तरह दोनों मिलजुल के आज कार्य कर रही हैं। मैम, एक लंबे समय से आप राजनीति में हैं, खासतौर से महिलाओं से ज़्यादा उम्मीद की जाती है। अगर घर गृहस्थी की बात करें, अपना घर कैसे आपने मैनेज किया? देखिए, एक महिला पुरुष से ज़्यादा कार्य करती है, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो, चाहे वो बिना पढ़ी लिखी हो। गांव की तरफ भी जब हम देखते हैं तो महिलाएं, उनके पति हों, पिता हों, भाई हों, वो सुबह से खेत पे चले गए, बाकी पूरा घर वही मैनेज करती है। गाय भैंस को गोबर देने से लेके, खाना बनाने से लेके, घर की सारे काम। इसी तरह अगर मैं राजनीति में आई तो मुझे पता था कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, और उनको भी मुझे देखना है। राजनीति मेरे लिए बाद में थी, पहले मेरा घर था। तो मैंने अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा, उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखा, अपने परिवार को भी ठीक से चलाया, और फिर राजनीति को भी मैंने ठीक से चलाया। तो तीनों कार्य मैंने बहुत तालमेल के साथ किए। मैम, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल, ज़्यादातर महिलाओं की अगर बात करें तो राजनीति में बहुत कम महिलाएं आती हैं। अगर आ भी गई तो आगे तक जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने कार्यकर्ता के रूप में अपने सफ़र की शुरुआत की, मेयर बनी, और अब आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो कौन सी एक बात जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए? देखिए, जब मैं राजनीति में आई तो एक अनपढ़ महिला थी जी, और उसके पति की डेथ हो गई थी, तो उसको चुनाव लड़ाया गया पार्षद का आगरा में जी। उस समय तक मैं टोटली हाउसवाइफ थी। जब मैंने देखा कि वो चुनाव लड़ रही है तो मेरे मन में उस समय ये भाव आया कि जब एक अनपढ़ महिला चुनाव लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती हूँ। मैंने उस महिला से प्रेरणा ली जी, और वो प्रेरणा मुझे आज यहाँ तक ले आई जी। वो तो खैर पार्षद बन गई थी, कार्य भी किया, लेकिन जब मन में एक ललक हो, मन में एक जुनून हो कि हमें ये कार्य करना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। फिर उस कार्य को आप करते ही चले जाएंगे, और जब आप अच्छा कार्य करेंगे, उसको आप सेवा भाव से करेंगे, और उसको आप ये सोच के करेंगे कि प्रभु ने, भगवान ने मुझे एक माध्यम बनाया है। कोई और भी हो सकता था वो माध्यम, लेकिन मुझे ही क्यों बनाया,
तो मैं क्यों ना ईश्वर ये जो कार्य मुझे मिला है इसको मैं ठीक से निभाऊं, और वही सोच के मैं आज तक कार्य करती हूँ। बिल्कुल मैम, हमारे न्यूज रूम में हमारे कुछ सहयोगी हैं जिनके मन में तमाम सवाल हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। मैम, आप आगरा से मेयर भी रह चुकी हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, आप एक महिला हैं। मौजूदा सरकार आधी आबादी की भी बात करती है, विपक्ष भी आधी आबादी की बात करता है। मौजूदा सरकार में महिलाओं को लेकर के या दलित महिलाओं को लेकर के कितनी भागीदारी रही है, या ये भागीदारी बढ़ी है, या आपको लगता है कि अभी इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, पहले से तो अभी भागीदारी बढ़ी है, और इसको जब 33% आरक्षण हो गया है तो जितना 33% आरक्षण में दलितों को, पिछड़ों को, सामान्य महिलाओं को जो भी मिलेगा वो बराबर का हक मिलेगा। और आगे आप देखिएगा कितनी विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, मेयर बनेंगी, पार्षद बनेंगी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगी, तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि महिलाएं राजनीति में आएंगी। हेलो मैम, हिंदुस्तान का एक इतिहास रहा है कि रिफॉर्मर जो है रिफॉर्म रह जाते हैं और रिफॉर्मर निपट जाते हैं। अयोध्या एक कह सकते हैं कि उदाहरण है। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और इसकी भी रिफॉर्मर बीजेपी है, तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, वो सरकारी ज़मीन पर घर बने हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे कि ये हटनी चाहिए, और हमारी नदी कुकरेल नदी जो एक नाले के रूप में आ गई थी, और आज आप जान रहे हैं पर्यावरण के लिए जल की कितनी आवश्यकता है। अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो शायद हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो सरवाइव करने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको किया है। अभी भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनमें कुपोषित बच्चे जो हैं उनकी संख्या घट नहीं रही है, जैसे कि अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, बहराइच। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या काम कार्य कर रहे हैं? देखिए, कुपोषित बच्चों के लिए एक तो हम उनको भोजन तो दे ही रहे हैं, उनको भोजन तो हम दे ही रहे हैं, साथ में जो हमारे अति कुपोषित बच्चे होते हैं उनको 15 दिन हम हॉस्पिटल में रखते हैं, और 6 महीने तक उनकी देखभाल होती है कि बच्चा कुपोषण से निकलकर पोषित हो जाए। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है, और हमने जो कुपोषित बच्चे थे उन बच्चों को कुपोषण से बाहर लाए हैं, और आज वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। नमस्ते मैम, अयोध्या एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी खबर भी आ रही है कि राम मंदिर के छत से पानी टपक रहा है, गड्ढे दिख रहे हैं, और इसे विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के बाद तो मुद्दे बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं है। भगवान राम का मंदिर बन गया, और जैसा मैंने भी आज अखबार में ही पढ़ा है, अखबार में ये आया था कि छत टपक रही है भगवान की, और आज ये आया कि वो बौछारें थी बारिश की। तो इसको पहले लोग एग्जामिन तो कर लिया करें, देख तो लिया करें कि सही क्या है। खाली मुद्दे बनाने से काम नहीं चलेगा, कुछ धरातल पर काम दिखाने चाहिए करके, वो ही हमारे आज जब कार्य हैं वही दिखेंगे, उसी के आधार पर बात करनी चाहिए। बाकी मुद्दा तो कोई भी बन सकता है। मैम, एक लंबा सियासी सफर रहा है आपका, राजनीति की बात करें तो आप राजनीति में महिलाओं के लिए, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा से आई थी। ऐसा कोई वाकया जब आपने किसी खासतौर से महिला के लिए कुछ ऐसा किया जो आपके लिए यादगार बन गया, और आपको वो जो सेटिस्फैक्शन की बात होती है वो सेटिस्फैक्शन मिला राजनीति में आने का? जी जी, देखिए, मैं जब 95 में आगरा की मेयर बनी तब मुझे लगा कि राजनीति तो करते ही हैं हम लोग, लेकिन इससे हटके भी हमें कुछ करना चाहिए। मैं आगरा की हूँ, आगरा के उन गली मोहल्ले बस्तियों को जानती हूँ जहाँ गरीबी है, और गरीबी को मैंने करीब से देखा भी। तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मैं इस समाज के लोगों को कुछ राहत दे सकूं। 96 से 96 से मैंने एक सामूहिक विवाह की शुरुआत करी। मैंने एक नवचेतना जागृति संस्था बनाई, जिसके माध्यम से मैं गरीब बच्चियों की शादियां तब से लेके अब तक करती चली आ रही हूँ। और जब मैंने पहली बार उन गरीब बच्चियों की शादियां की तो मेरे मन को इतनी शांति थी, मुझे लगता था कि अब मैं अपनी बेटी की शादी करूं या ना करूं, मैं अनेक बेटियों की शादी कर रही हूँ। और तब से लेके अब तक लगातार वो मेरा कार्य चलता है, चाहे 21 बेटियां हो जाएं, 51 बेटी हो जाएं,
100 बेटी हो जाए, कितनी भी हो जाए, हर साल मैं इस कार्य को करती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि एक तो हम दहेज रूपी कुप्रथा को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा जो गरीब हमारे माता पिता होते हैं वो बेटी की शादी के लिए या तो कहीं से उधार रकम लेते हैं या अपने घर को गिरवी रखते हैं या अपने जेवर बेचते हैं, तो इन सब बातों में नहीं पड़ें, वो ये सब बातें नहीं करें, सामूहिक विवाह में अपनी बेटियों की शादी करें, जिससे उनकी बेटियों का घर अच्छा बसे और दहेज रूपी जो एक कुप्रथा है इसका भी समापन होना चाहिए। और ये कार्य मेरा लगातार चल रहा है और इस कार्य से मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैम, जिस फील्ड में आप हैं काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब होती है, समय का कोई वक्त नहीं होता, कब घर आ रहे हैं कब घर से निकल रहे हैं, इतने बिजी शेड्यूल में अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखती हैं? मतलब जनता के लिए तो बहुत काम करती है, खुद के लिए क्या करती हैं स्ट्रेस फ्री रहने के लिए? देखिए, अगर हमने जनता की भलाई के लिए कुछ काम कर दिया, अगर एक दो लोगों को भी राहत दे दी तो मन को बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है और वो संतुष्टि ऐसा लगता है कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया और उससे फिर एक ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा ही हमें जगाए रखती है और हमें लगता है कि हमें इसी तरह के कार्य करते रहने चाहिए। इसके अलावा मैं वॉक करती हूँ, योगा करती हूँ, ध्यान भी करती हूँ, जिससे काम करने की क्षमता और ज़्यादा मिले मुझे और मैं और ज़्यादा कार्य कर पाऊँ। लंबे समय से आप काम कर रही है मैम, क्या कभी कुछ ऐसा कोई एक गिल्ट आपके मन में आया हो कि इस चीज़ में व्यस्त थी तो ये काम नहीं कर पाई? क्या कोई ऐसा गिल्ट भी है आपके मन में? नहीं, गिल्ट तो कोई नहीं होता। जब बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं जी, और अगर किसी एक दो से मैं नहीं मिल पाई तो मुझे लगता है कि ये मेरे से बगैर मिले चले गए, मुझे इनसे भी मिलना चाहिए था। फिर मैं उन्हें अगले दिन बुलाती हूँ, उनसे भी मिलती हूँ, उन्हें समझाती हूँ। तो गिल्ट कोई नहीं है, पर मन में एक ये पीड़ा रहती है कि मैं मिल नहीं पाई इनसे, मुझे इनसे मिलना चाहिए था, पता नहीं क्या लेके आए होंगे पीड़ा। तो मैं मिलती हूँ, उन्हें टाइम भी देती हूँ और मैं अपने साथ साथ जो मेरे से मिलने आते हैं उनसे भी कहती हूँ, भाई समय की बचत की वो सीखो कद्र। आपका काम है मुझे फ़ोन पे बता दो, अगर फ़ोन पे आपका काम हो जाए तो मत आओ, आप रिक्शे भाड़े में भी खर्चा मत करो और आपका काम फ़ोन पे हो जाएगा, आपको फ़ोन पर ही बता दिया जाएगा। और संभवतः ऐसे बहुत कार्य होते भी हैं और कोई नहीं हो पाता तो उन्हें मैं रास्ता बता देती हूँ कि आप यहाँ चले जाओ, इनके पास चले जाओ तो आपका काम हो जाएगा। मैं किसी का समय खराब करना नहीं चाहती, उसका कहीं से भी काम हो बेचारे का, वो बड़ी आशा के साथ आता है, काम होना चाहिए। अच्छा मैम, क्या घर वालों की भी कभी कोई शिकायतें रहती हैं और अगर रहती हैं उनको कैसे निपटाती हैं? नहीं नहीं, मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं जी, दोनों की शादी हो गई है, बेटी अमेरिका में, बेटा अपना काम देखता है, पति भी रिटायर हो गए हैं अब तो ऐसा कुछ अब है नहीं कि कोई मेरे से शिकायत करे। तो सब हम लोग मिलजुल के सारे काम निपटाते हैं। अच्छा, वो सहभागिता रखते हैं मेरे साथ, मैं उनके साथ रखती हूँ। मैं किचन में भी आज जाती हूँ, मैं भोजन देख के भी आती हूँ कि भोजन ठीक बना कि नहीं बना। मेरे घर मेहमान आ जाए तो भी मैं किचन में जाती हूँ, मैं खुद चेक करती हूँ कि खाना अच्छा बनना चाहिए, कोई मेहमान आया है तो उसको खाना अच्छा खिलाना चाहिए। मैम, कुछ और सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे? स्वास्थ्य के लिए प्रदेश सरकार सबसे पहले क्या सोचती है, उसका निवारण कैसे करती है? वैसे तो बच्चों का स्वास्थ्य नहीं खराब होता है, हमारे आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता करती हैं, उनका वजन लेती हैं, उनकी लंबाई लेती हैं, उनके टीके भी लगते हैं। अगर किसी कारण से कोई बच्चा हमारा बीमार हो गया तो उसे हम 15 दिन के लिए, हमारा एक स्पेशल वार्ड है बच्चों का हॉस्पिटल में, वहाँ उसे भर्ती करते हैं और भर्ती जब बच्चा रहता है 15 दिन में वो ठीक हो जाता है, उसके बाद उसके माता पिता घर ले जाते हैं। फिर हम लगभग 6 महीने तक उसकी देखभाल करते हैं कि बच्चा हमारा दोबारा तो बीमार नहीं हो रहा, वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसका लंबाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर फिर भी हमें लगता है कि फिर इसे हॉस्पिटल भेजने की ज़रूरत है तो हम फिर भेजते हैं। वैसे तो आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ती है, लेकिन कहीं किसी रेयर केस में अगर दोबारा भी भेजना पड़े तो फिर हम उसे हॉस्पिटल भेजते हैं। और हम पौष्टिक खाना बच्चों को देते हैं, उसमें दलिया है, चावल है, दाल है, फोर्टिफाइड तेल है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये सब विशेषज्ञों की देखरेख में ही होता है।
मेरा सवाल ये है कि अयोध्या हारने के बाद बीजेपी सरकार अब वहाँ पर जो पुराने दुकानदार थे जिनकी दुकानें तोड़ी गई थी, अब उनको कई प्रकार की छूट दे रही है। पुल के निर्माण पर भी रोक लगा दिया गया है। तो क्या चुनाव के समय में जनता का ये मूड भांपने में गलती हो गई थी कहीं ना कहीं? क्योंकि अब जो नए निर्माण कार्य हो रहे हैं इसका फ़ायदा तो विपक्ष भी ले सकता है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी फायदे के लिए काम नहीं करती है। उनके घर टूटे तो उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए, घर भी मिलना चाहिए, दुकानें भी मिलना चाहिए, और वही कार्य हमारी सरकार कर रही है। इसमें हम वोटों का फायदा और नुकसान नहीं देख रहे हैं। मैम, अगर महिलाओं की बात करें और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ किया जा चुका है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। इसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट है सरकार का? देखिए, जब तक जीवन में कार्य चलते ही रहेंगे, उसमें हम और कितने नए नए कार्य जोड़ते जाएं और करते जाएं, वो संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, लगातार महिलाओं के लिए कुछ नए नए नवाचार भी करती हैं। जैसे हमारी मशीनें लगाई हैं हमने कुछ, जिसके माध्यम से बच्चों के लिए एक मिक्स फूड तैयार होगा और वो फूड उन बच्चों तक भेजा जाएगा, जिससे वो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और उन बहनों को भी काम करेगा। इसके अलावा मातृ वंदन एक योजना नई आई है, उसमें हम जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, जो हमारे दूध पिलाती हैं बहनें, उनका भी चेकअप होगा, उनको राशन ठीक से मिले, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर गर्भ में बच्चा है तो वो बच्चा भी कैसे स्वस्थ रहे, इसकी भी चिंता सरकार करती है। और जो दूध पिलाती है हमारी बहन बच्चा होने के बाद, उसके भी भोजन में क्या क्या शामिल होना चाहिए, इसकी चिंता भी हमारी सरकार करती है। और ये कार्य हम लोग लगातार करते रहते हैं और इसी में से नई नई चीज़ें निकलती हैं, उन्हें हम और आगे तक ले जाते हैं। मैम, एक महिला होने के नाते और एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते, ऐसा कोई एक बड़ा काम जो अभी आपके दिमाग में है आने वाले समय में, जिसे आप पूरा करना चाहती हैं या लेकर आना चाहती है, ऐसी कोई योजना? देखिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से हम सशक्त कर दें, बेटियां हमारी बच जाएं और वो पढ़ लिख जाएं, ये बड़े काम हैं और इनके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जब बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी, जब वो नए नए आयाम छुएंगी, हर क्षेत्र में जाएंगी, तो ये महिला कल्याण का ही कार्य होगा और वो कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। मैम, आप हमारे साथ यहाँ पर इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य थी, जिनसे हमने तमाम सवालों को समझने की कोशिश की, उनके व्यक्तिगत जीवन को भी जानने की एक कोशिश की। न्यूज़ रूम में नेताजी में किसी और नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।